देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का चौथे यूनिट का थर्मल रेडिएशन का रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज सेपरेटेड बाय अ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक, ये टॉपिक है। टॉपिक का मतलब क्या है? कोई दो ब्लैक बॉडी है, उनके बीच में रेडिएशन का कैसे एक्सचेंज होगा तब जबकि दोनों ब्लैक बॉडी है वो अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। किससे? एक नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम से। ठीक, ऐसा मीडियम जो जिसकी सोखने की कोई क्षमता नहीं है। तो ये डेरिवेशन है, थोड़ा आएगा और इसमें आगे सेफ फैक्टर और ये चीज आएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए ठीक है। देखिए है क्या, अपने पास दो बॉडी है, ये बॉडी वन है, ये बॉडी वन है और ये आपका बॉडी टू है। ये बॉडी वन है, ये बॉडी वन है, ये बॉडी टू है। जो बॉडी वन है उसका एरिया क्या है? A1, टेम्परेचर क्या है? T1। जो बॉडी टू है उसका एरिया क्या है? A2, टेम्परेचर क्या है? T2। ठीक, अब इस बॉडी में एक छोटा एरिया लिया गया है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटल एरिया, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटल एरिया। एलिमेंटल मतलब एलिमेंट, छोटी चीज,
एक बड़े बॉडी में से छोटे बॉडी को काट लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो जो बॉडी 2 का एलिमेंटल एरिया है वो क्या है, dA2, और बॉडी 1 का एलिमेंटल एरिया है वो क्या है, dA1। जो एलिमेंटल एरिया है बॉडी का, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r। ये एंगल क्या है, θ2, ये एंगल क्या है, θ1। ये है क्या, नॉर्मल टू dA1। जो dA1 है, dA1 पे जो नॉर्मल 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है जिसको हमने माना है θ1, ये जो dA1 पे बना है वो बना किसकी वजह से है, A2 के वजह से। ऐसे ही dA2 पे जो नॉर्मल बना है वो किसके वजह से बना है, A1 की वजह से। ठीक, तो ये एंगल है θ1 और θ2 जो कि नॉर्मल है dA1 और dA2 के। नॉर्मल बोले तो 90, एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी चीजें हो गई, बॉडी 1 हो गया, बॉडी 2 हो गया, जो एलिमेंटल एरिया है वो सेपरेट हो रहा है कितने डिस्टेंस से, स्मॉल r से, सबका टेम्परेचर है। अब क्या है, जो एलिमेंटल एरिया है वो आपका क्या कर रहा है, सॉलिड एंगल बना रहा है। वो क्या बना रहा है, सॉलिड एंगल। ठीक है, each elemental area, each elemental area subtends a solid angle। इसको मिटा दीजिए, ये तो ऐसे ही बताए थे। each elemental area subtends a solid angle at the center of other, at the center of other। ठीक, अब यहाँ पे एक नई चीज आपको आएगी, सॉलिड एंगल। एक नई चीज आएगी कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल, देखिए अब इसको मिटाएंगे तभी हो पाएगा। इसी में बता दे रहे हैं सॉलिड एंगल भी। Solid angle is defined as the projection of a sphere. Solid angle is defined as the projection of a sphere. Solid angle is defined as a projection of the sphere of the space inside a sphere. Solid angle is defined as the projection of the space inside a sphere enclosed by a conical surface
enclosed by a conical surface with the vertex of the cone with the vertex of the cone at the center of the sphere। ये सॉलिड एंगल आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे छोटी क्लास में, सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक। लेकिन तब भी बता दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। सॉलिड एंगल is defined as the portion of the space inside a sphere। सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है वह भाग, ठीक, किसी स्फीयर के इनसाइड का वह भाग, वह जगह, ठीक, जो कि इनक्लोज है किससे, किसी कोनिकल सरफेस से, जिसका वर्टेक्स जो है कोन का वो लाई करेगा किस पे, सेंटर के स्फीयर पे। तो ये आपका होता है सॉलिड एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। और एग्जाम में आपसे सॉलिड एंगल नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है कि सॉलिड एंगल पूछेगा। एचएमटी सब्जेक्ट है ना, मैथ्स तो है नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग टॉपिक हम लोगों का है रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज, दो ब्लैक बॉडी के बीच में, उसके लिए सॉलिड एंगल आया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे उस चीज को बता दिया था, ठीक है। तो इसको कुछ इसका डायग्राम आप बनाना चाहिए, मान लीजिए सॉलिड एंगल का। तो कुछ कुछ कैसा हो सकता है, स्पेस इनसाइड अ स्फीयर, एक स्फीयर है enclosed by a conical surface with the vertex of the cone at the center of the sphere, ठीक। जो कोन है, ये कोन है, ये क्या है, स्फीयर है। इन दोनों का कोन का और सेंटर का, स्फीयर का ये सेंटर है और कोन का वर्टेक्स है। तो ऐसा कुछ होगा, तो इसके द्वारा जो एंगल बनता है वही अपना क्या होता है, सॉलिड एंगल। वही अपना क्या होता है, सॉलिड एंगल, ठीक। तो उससे मतलब नहीं है, लिख लीजिए इसको। तो हम लोग जहां पे थे, जो हेडिंग हम लोगों का था रेडिएशन एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज, उस वाले पे आएंगे। हेडिंग क्या था अपना, रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज separated by a non-absorbing medium, separated by a non-absorbing medium। यही अपना हेडिंग था, ठीक। तो इसमें हम लोग सॉलिड एंगल वाली चीज तक पहुंच गए थे, ठीक, कि दो ब्लैक बॉडी था, दो 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 ब्लैक बॉडी था, दो ब्लैक बॉडी के बीच में सेपरेट हो गया था, डिस्टेंस क्या था, जो एलिमेंटल एरिया था उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर था, ठीक। जो ब्लैक बॉडी 1 था उसका एरिया A1 था, टेम्परेचर T1 था। जो ब्लैक बॉडी 2 था उसका एरिया A2 था, टेम्परेचर T2 था, ठीक। θ1 θ2 क्या था, एंगल था, ठीक, जो कि नॉर्मल
बन रहा था DA1 और DA2 पे, और D ओमेगा 1 D ओमेगा 2 क्या हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल। D ओमेगा 1 D ओमेगा 2 क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल। लेट D omega 1 be the solid angle at DA1 subtended by DA2. Let D omega 1 be the solid angle at DA1 subtended by DA2. ऐसे ही आपको क्या मिलेगा D omega 2. D omega 2 be the solid angle at DA2. अब एलिमेंटल लेके जा क्या हो गया DA2 सबटेंडेड बाई DA1, सबटेंडेड बाई DA1, ये क्या हो गया आपका सॉलिड एंगल। ठीक, तो D ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन D ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा DA2 cos थीटा 2, D ओमेगा 1 क्या हो जाएगा DA2 cos थीटा 2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही D ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, D ओमेगा 2 हो जाएगा DA1 cos थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों हुआ, देखिए जब D ओमेगा 1 ले गए तो जो D ओमेगा 1 बन रहा है सॉलिड एंगल वो किसकी वजह से बन रहा है DA2 के वजह से, तो जो जो चीज आएगी वो 2 वाली आएगी। जब D ओमेगा 2 बन रहा है तो वो किसकी वजह से बन रहा है D ओमेगा DA1 की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे A1 वाली चीज आएगी। तो ये D ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा DA2 cos थीटा 2 अपॉन आर स्क्वायर। D ओमेगा 2 क्या हो जाएगा DA1 cos थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग सॉलिड एंगल की वैल्यू लिखे हैं। ठीक, अब लिखिए एनर्जी लीविंग DA1 the energy living DA1 वह एनर्जी जो कि DA1 को क्या कह रही है छोड़ रही है, the energy living DA1 in the direction, the energy leaving DA1 in the direction given by the angle per unit solid angle, given by the angle, given by the angle per unit solid एंगल। ठीक, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई बी वन डी ए वन कॉस थीटा 1, आई बी डी ए वन कॉस थीटा 1। ये जो चीज थी डी ओमेगा 1 इक्वल टू DA2 कॉस थीटा, इस वाले को हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था। ठीक, सॉलिड एंगल वाली चीज। अब हम क्या लिखे हैं, वह एनर्जी जो कि लीव करेगी किसको एलिमेंटल एरिया को DA1 को। ठीक, डायरेक्शन में गिवन बाय द एंगल पर यूनिट सॉलिड एंगल, वो क्या होगा IB DA1 cos थीटा 1। ठीक, जहां पे IB क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, IB क्या है इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, और
डी ए वन कॉस थीटा वन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ डी ए वन ऑन द लाइन बिटवीन सेंटर। इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिए। क्या क्या है? आई बी वन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी। और डी ए वन कॉस थीटा वन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ डी ए वन ऑन द लाइन बिटवीन द सेंटर्स। इसको लिख लीजिए आगे। वेयर आई बी केवल लिख रहे हैं, वन से बॉडी वन हो जाएगा, टू से बॉडी टू हो जाएगा। आई बी क्या है? ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी। ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी, ठीक। इसके अलावा क्या था? डी ए वन कॉस थीटा वन। डी ए वन कॉस थीटा वन क्या है आपका? प्रोजेक्शन ऑफ डी ए वन ऑन द लाइन बिटवीन सेंटर। प्रोजेक्शन ऑफ डी ए वन ऑन द लाइन बिटवीन सेंटर्स। जो लाइन आएगी सेंटर के बीच में, उसका प्रोजेक्शन जो होगा डी ए वन का, वही क्या होगा? डी ए वन कॉस थीटा वन, ठीक। अब देखिए, रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब वही एनर्जी जो रेडिएशन के थ्रू निकल रही है, रेडिएशन के थ्रू फ्लो हो रही है। रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी leaving the surface dA1, rate of radiant energy leaving the surface dA1 and striking the surface dA2 and striking on dA2 is given by, कैसे निकलेगा ये? आपको निकालना क्या है? किस रेट से रेडिएंट एनर्जी dA1 से निकल रही है और dA2 पे स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, ठीक। तो वो हो जाएगा dQ12 इक्वल टू हो जाएगा IB1 dA1 cos थीटा 1 d ओमेगा 1, ठीक। dQ12 मतलब रेडिएंट एनर्जी किस रेट से dA1 वाले सरफेस से, बॉडी से निकल रही है और dA2 पे स्ट्राइक कर रही है। तो इसको हम डिनोट किए हैं dQ12। वो क्या हो जाएगा? IB1 dA1 cos थीटा 1 d ओमेगा 1। ऐसे ही आप निकालेंगे रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी लीविंग द सरफेस dA2 एंड स्ट्राइकिंग ऑन dA1 इज गिवन बाय, तो वहां चेंज हो जाएगा वो चीज। लिखिए क्या हो जाएगा? ठीक। इसमें कुछ और लिखा जा सकता है। इसमें डी ओमेगा 1 की वैल्यू लिखी जा सकती है। डी ओमेगा 1 की वैल्यू हम लोगों की आई थी dA1 cos थीटा 1
डी ए वन कॉस थीटा वन अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा वन की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो उस चीज को लिखिए। ठीक, तो डी क्यू वन टू क्या हो जाएगा, डी क्यू, यहां पे हमको डी ओमेगा वन की वैल्यू पुट कर दी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ए वन, putting the value of dA1 in above equation। ठीक, ऐसे मत लिखिए इक्वेशन, आप लोग की आदत बन जाती है, इसलिए ऐसे लिखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा वन इन above इक्वेशन। इस इक्वेशन में डी ओमेगा वन की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है डी ए वन कॉस थीटा वन बाई कॉस थीटा टू बाई आर स्क्वायर। ठीक, डी ए टू कॉस थीटा टू बाई आर स्क्वायर। तो पुट कीजिए, तो डी क्यू वन टू आपको क्या मिलेगा, डी क्यू वन टू क्या मिल जाएगा, डी ए वन आई बी वन डी ए वन, आई बी वन डी ए वन कॉस थीटा वन, आई बी वन डी ए वन कॉस थीटा वन, आई बी वन डी ए वन कॉस थीटा वन। अब हमको क्या लिखना था, डी ओमेगा वन की वैल्यू, वो क्या होगी डी ए टू कॉस थीटा टू बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड बनाएंगे, थर्ड क्या है डी क्यू टू वन, जब रेडियंट एनर्जी लीव करेगी सरफेस टू को और स्ट्राइक करेगी सरफेस वन पे। तो लिखिए आई बी वन डी वन कौन, डी क्यू टू वन इक्वल टू आई बी टू डी ए टू कॉस थीटा टू डी ए वन कॉस थीटा वन अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक, जो डी ए वन से एनर्जी निकल रही थी, ठीक, वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगी डी ए टू पे। इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लीजिए डी ए टू पे। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब नेट रेट निकालना हो, नेट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन डी ए वन एंड डी ए टू, नेट रेट ऑफ ट्रांसफर
of energy, net rate of transfer of energy between dA1 and dA2, राइट। तो क्या हो जाएगा, dA1 से निकला था, dA1 से निकला था और dA2 पे जाके क्या हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था। तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, dQ12 इक्वल टू लिखेंगे dQ1-2 माइनस dQ2-1, दैट इज इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड। सेकेंड में से थर्ड को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जब सेकेंड में से थर्ड को घटाएंगे, जब सेकेंड में से थर्ड को घटाएंगे तो dA1 cos थीटा 1 cos थीटा 1, dA2 cos थीटा 2 cos थीटा 2, ये सब आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में क्या मिलेगा, IB1 माइनस IB2, जो कि IB क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी। क्यों ब्लैक बॉडी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही कंसीडर किए हैं कि रेडिएशन हीट एक्सचेंज जो निकालना है वो किनके बीच में निकालना है, दो ब्लैक बॉडी के बीच में। तो लिखिए dQ12 क्या हो जाएगा आपका, dQ12 क्या हो जाएगा, dA1 cos थीटा 1 dA2 cos थीटा 2, dA1 cos थीटा 1 dA2 cos थीटा 2, dA1 cos थीटा 1 dA2 cos थीटा 2 अपॉन r स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, IB1 माइनस IB2। आई बात समझ में। since IB1 इक्वल टू EB1 बाई पाई एंड IB2 इक्वल टू EB2 बाई पाई, चूंकि IB1 इक्वल टू क्या होता है, EB1 बाई पाई होता है, IB2 क्या होता है, EB2 बाई पाई। ये कहाँ से आता है, हम आपको जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो बता देंगे, जैसे सॉलिड एंगल आज बताए हैं उसी में बता देंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, वहां से आपको ये चीज मिल जाएगा, EB बाई पाई, EB बाई पाई, 1 है 2 है, जैसा होगा वैसा उसका नोटेशन चेंज हो जाएगा। तो अब हम dQ12 को चेंज कर सकते हैं ना, IB1 के जगह पे EB1 बाई पाई भी लिख सकते हैं, IB2 के जगह पे EB2 बाई पाई लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो देखिए क्या आएगा, ठीक। Therefore dQ12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dA1 dA2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन
पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई बी के जगह पे ई बाई पाई लिखे थे, तो आई बी वन माइनस आई बी टू था, यहाँ पाई नीचे आ गया कॉमन, तो बचेगा क्या? ई बी वन माइनस ई बी टू, ई बी वन माइनस ई बी टू, ये किसकी वैल्यू है? डी क्यू वन टू की। अब टोटल निकालना है, रेट ऑफ टोटल नेट हीट ट्रांसफर। ठीक, अब हम जानते हैं जो टोटल एमिसिव पावर होता है, ठीक, बताए हुए हैं, जो टोटल एमिसिव पावर होता है जिसको कि हम ई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे है, वो क्या होता है? सिग्मा टी के पावर 4, यही होता है ना। तो इसके फॉर्म में ये है, इसको हम सिग्मा और टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई सिग्मा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ T1 के पावर का फर्क हो जाएगा माइनस T2 के पावर का फर्क हो जाएगा, तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? डी क्यू वन टू, अपना डी क्यू वन टू क्या हो जाएगा? डी क्यू वन टू डी क्यू वन टू इसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? सिग्मा के फॉर्म में, और टी के फॉर्म में सिग्मा, सिग्मा है क्या? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा डी ए वन डी ए टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, ये आपका क्या आया है? नेट रेट आया है। नेट रेट मतलब डी क्यू वन टू, इसमें हाइफन नहीं आएगा। ठीक, ये जो जितनी रेडियंट एनर्जी सरफेस 1 को लीव की और स्ट्राइक की सरफेस 2 पे, उसकी वैल्यू, और जितनी रेडियंट एनर्जी सरफेस 2 को लीव की और स्ट्राइक की सरफेस 1 पे, उसकी वैल्यू, उन दोनों को क्या किया गया? सब्सट्रैक्ट किया गया। सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को घटाया गया है, तो डी क्यू वन टू आया। ठीक, ये अभी नेट आया है, लेकिन डी ए वन डी ए टू है, स्मॉल एलिमेंट के लिए आया है। जब टोटल के लिए लाना होगा, टोटल के लिए लाना होगा तो क्या होगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। रेट ऑफ टोटल हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ टोटल हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ टोटल हीट ट्रांसफर फॉर टोटल एरियाज, फॉर टोटल एरियाज A1 and A2 is given by, is given by, क्या क्या करना होगा हमको? इंटीग्रेट करना होगा जो ऊपर वाला इक्वेशन है। ठीक, Q12 क्या हो जाएगा? Q12 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन DQ12, और DQ12 की वैल्यू क्या है? ये है, इसको इंटीग्रेट कीजिए, मैथ्स लगाइए।
Q12 क्या हो जाएगा, सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 डबल इंटीग्रेशन cos थीटा 1 cos थीटा 2 dA1 and dA2 dA1 dA2 अपॉन r स्क्वायर A2 A1। अगर थोड़ा भी मैथ्स आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे M1 M2 में, ठीक, दो वेरिएबल है, ठीक, तो डबल इंटीग्रेशन का साइन है, ये चीज है, ठीक। इसको इंटीग्रेट कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आती है Q12 की, Q12 की क्या वैल्यू आती है। या यहीं पे छोड़िए, आगे देखिए, इक्वेशन सेकंड से रेट ऑफ रेडियंट एनर्जी, rate of radiant energy leaving the surface A1, rate of radiant energy leaving the surface A1 and striking the surface A2, ये निकालना है। जैसे dA1 के लिए निकाले थे वैसे ही हम अब टोटल के लिए निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट के लिए नहीं निकालेंगे, टोटल के लिए, ठीक। क्या होगा, नोटेशन चेंज हो जाएगा उसका, एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस A2, ठीक। स्ट्राइकिंग की जगह पे चाहिए तो आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, स्ट्राइकिंग द या फॉल्स द सरफेस A2, ठीक। क्या होगा A2 के लिए, कौन से इक्वेशन से मिलेगा, इक्वेशन सेकंड से मिलेगा, ठीक। Q12 इक्वल टू IB1 A1 A2 cos theta 1 cos theta 2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। ये आपको मिल जाएगा Q12 टोटल के लिए, एलिमेंट के लिए नहीं, ठीक है। IB1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, वही सिग्मा T वाली चीज लिख सकते हैं, I की जगह पे EB1 बाई पाई वाला चीज लिखेंगे, IB के जगह पे IB1 के जगह पे EB1 बाई पाई लिखेंगे तो पाई नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर EB के जगह पे सिग्मा T के पावर 4 है तो सिग्मा वाली चीज आ जाएगी, T वाली आ जाएगी, तो सीधे हम वही चीज लिख देते हैं जो आएगी, ठीक है। तो Q12 हो जाएगा सिग्मा T1 के पावर 4 सिग्मा T1 के पावर 4 A1 A2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। अब EB बाई पाई था तो पाई भी चीज आएगी, पाई चाहिए तो बाहर निकाल लीजिए या वहीं पे कहने दीजिए, पाई यहीं पे कहने दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका Q12। अब देखिए रेट ऑफ टोटल एनर्जी,
rate of total energy radiated by A1, rate of total energy radiated, rate of total energy radiated by A1 is given by, ठीक, क्या हो जाएगा, Q12 इक्वल टू F12 सिग्मा A1 T1 टू द पावर 4, Q12 इक्वल टू F सिग्मा A1 T1 के पावर 4। ठीक, अब ये हो गया। अब हमको निकालना है फ्रैक्शन, कितनी एनर्जी निकली और कितनी स्ट्राइक की, इम्पिंज हुई, चिपकी, उस पे कितनी निकली और कितनी वहां पे जाके चिपक गई, उसका रेशियो निकालना है, फ्रैक्शन। एक अपॉन में आएगी जो वैल्यू, तो लिखिए hence the fraction of the rate of energy, hence the fraction of the rate of energy, hence the fraction of the rate of energy, ठीक, लिविंग एरिया A1, लिविंग एरिया A1 and impinging on area A2 and impinging on area A2 is given by क्या हो जाएगा, Q12 by Q1, Q12 by Q1, वैल्यू लिख दीजिए 1 by A1, 1 by A1 डबल इंटीग्रेशन A1 A2 cos theta 1 cos theta 2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी लिविंग एरिया A1 and impinging on area A2 is given by Q12 by Q1, फ्रैक्शन अपॉन में 1 by A1 A1 A2 डबल इंटीग्रेशन था cos थीटा 1 cos थीटा 2 dA1 dA2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया चौथा इक्वेशन, ये आपका हो गया चौथा इक्वेशन। तीन इक्वेशन बना था, वो हो गया चौथा इक्वेशन। अब Q12 बाई जो Q1 है, Q12 बाई जो Q1 है, इसी को लिखते हैं हम F12 और इसको कहते हैं शेप फैक्टर, इसको कहते हैं शेप फैक्टर। एक जो चौथा इक्वेशन आया है Q12 बाई Q1, इसी को कहते हैं F12 से डिनोट किया जाता है, इसको कहते हैं शेप फैक्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि शेप फैक्टर होता क्या है, ये डेरिवेशन आया है, उसकी डेफिनेशन जो होती है वो बताएंगे क्या होता है शेप फैक्टर आप लोगों को।